75 वर्ष की बात की जाती है तो नेहरू काल का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मेरे लिए 50 वर्ष तक अमेरिका की रोक टोक के बाद जब परमाणु परीक्षण हुआ तो इसी संसद में जय जयकार हुई। जब इंदिरा गांधी को भी जब बाकायदा सदन में प्रस्ताव पास करके और उनको गिरफ्तारी की जब नौबत आई तो इस संसद के बाहर ही भारी जो हुजूम था तो उनकी गिरफ्तारी हुई। संसद का मतलब लोकतंत्र पर वो हमला था, वो बिल्डिंग पर हमला था। और ऐसी स्थिति जब वो अपने कक्ष में चले गए और वो नहीं आने को तैयार थे, फिर राजीव गांधी स्वयं गए, उनको मनाया, उनको आश्वासन दिया, बल्कि कहना चाहिए कि वायदा किया और माफ़ी मांगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जिनका सस्पेंशन ही अंततोगत्वा ये भी हुआ कि नहीं उनको सदन से निकाल दिया जाए, एक एक नहीं दो बार ऐसे अवसर आए। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। संसद में खुशी, आंसू, अंगारे और संसद का एक नया इतिहास। निश्चित रूप से देश भर में जिसकी चर्चा है, आज एडिटर्स आई में हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो यही कहा गया है कि 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में और संविधान सभा ने जिस तरह से भारत का संविधान जिस संसद में बनाया, उसके याद में अंतिम दिन उस संसद भवन का, और नया दिन शुरू होगा गणेश चतुर्थी से नए भवन में, संसद का नया गौरवशाली भवन। और इस 75 वर्ष की बात की जाती है तो नेहरू काल का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मेरे लिए 50 वर्ष, आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए भी एक स्वर्णिम यादगार का दिन है, जिस समय हम ये कहेंगे कि संसद भवन में 1972 से मैंने इस संसद में रिपोर्टिंग शुरू की। बाद में संपादक बना, तब सेंट्रल हॉल में या कुछ और जाते बीच बीच में जाना पड़ा, कुछ अवसरों पर निरंतर जाना रहा, चूँकि कुछ न कुछ गतिविधियाँ तो संसद से ही सबसे ज़्यादा चलती रही। और इसलिए इस यादगार में मैंने क्यों कहा कि जहाँ खुशी, जयकार, खुशी का माहौल, एक दूसरे की तारीफ, एक दूसरे की बुराई, वो सब तो देखी ही, लेकिन वहाँ आंसू के क्षण भी रहे, वहाँ खतरों की घंटियाँ बजने के भी स्वर आए, वहाँ पर किस तरह से इमरजेंसी में मुंह बंद करने वाली नौबत भी उस सदन ने देखी। उस सदन ने जय जयकार की 1965 में लाल बहादुर शास्त्री, और किस तरह से हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध में विजय पाई। 71 में तो बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ तो इंदिरा गांधी, किस तरह से सदन में प्रशंसा हुई, जयकार हुई। और अटल बिहारी वाजपेयी, परमाणु परीक्षण, वैसे तो 74 में इंदिरा जी के समय पहला हुआ, लेकिन असली कई वर्षों तक अमेरिका की रोक टोक के बाद जब परमाणु परीक्षण हुआ तो इसी संसद में जय जयकार हुई। और इसलिए ये मिला जुला जो माहौल रहा, इसकी चर्चा आपने सुनी होगी। और मैंने इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वैसे तो देखा जाए तो डॉक्टर राधाकृष्णन वो राज्यसभा के, मैंने उपराष्ट्रपति के नाते सबसे पहले सभापति रहे। और मेरा सौभाग्य रहा कि 72 से मुझे राज्यसभा ज़्यादा कवर करने को मौका मिला, क्योंकि मैं हिंदुस्तान समाचार न्यूज में काम करता था, तब कुछ ही लोग पार्लियामेंट कवर करते थे, उनमें चुनिंदा लोग, और मुझे युवा काल में ही ये मौका मिला। तो राज्यसभा का वो गौरवशाली गोपाल स्वरूप पाठक, जिस समय मैंने शुरू किया, उस समय गोपाल स्वरूप पाठक बहुत ही विधिवेत्ता और संविधानवेत्ता रहे, उनकी वो जब अध्यक्षता करते थे, उससे लेकर के, और अब ओम बिरला या जगदीप धनखड़ जी, ओम बिरला तो लोकसभा में हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा में हैं, हरिवंश उपसभापति हैं जो कोई पत्रकार रहे। तो एक लंबी यात्रा मैं कह सकता हूँ कि उस सदन में हमने देखी। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी और शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमण, ऐसे सभापति हमें देखने को मिले राज्यसभा में। और लगातार चूँकि संसद की कार्रवाई को करने में कैसे ऐसे क्षण आए जब जोरदार वक्तव्य देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी तो 57 जब आ गए थे चुन करके, तो नेहरू जी तक ने ये कहा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनमें वो क्षमता रही है, और अंततोगत्वा वो बने भी। तो उनके प्रखर वक्तव्य, चंद्रशेखर ने लोहिया को तो नहीं सुना, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी,
नेता उनका या उनके बाद जो समाजवादी आए उनको मैंने ज़रूर सुना, चाहे जॉर्ज फर्नांडीस हों, चाहे मधु लिमे हों, मधु दंडवते हों। धुआंधार कम्युनिस्ट पार्टी में राज्यसभा में भूपेश गुप्त होते थे, आजकल कई लोग उनके बारे में कम लोग जानते होंगे। 1-1.5 घंटा वो राज्यसभा में बोलते और सारे ध्वस्त करते हुए सरकार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ। लेकिन उस समय भी इंदिरा गांधी सदन में या कांग्रेस में भी यदा कदा बीच में कुछ हस्तक्षेप हो, वरना कोई टोका टोकी नहीं होती थी। ऐसे अवसर भी आए जिस समय देखा गया कि कैसे ऐसे क्षण हैं जब इंदिरा गांधी को भी, जब बाकायदा सदन में प्रस्ताव पास करके और उनको गिरफ्तारी की जब नौबत आई, तो इस संसद के बाहर ही भारी हुजूम था, तो उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन वो तो 77 की बात है। इमरजेंसी में जो ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो सदन में रहा करते थे, वो जेल चले गए थे। लेकिन वो 21 महीने का काल, उसलिए उस आंसू की बात हम नहीं करते। हम उन आंसू की बात करते हैं जब सदन की चर्चा के समय लोग भावुक हुए। इस देश के दो, मैंने कहना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहते हुए जिनका निधन हुआ, और श्रीमती इंदिरा गांधी जिनकी नृशंस हत्या कर दी गई, उस दृष्टि से दोनों प्रधानमंत्री पद पर जब थे, तो इन्हीं संसद के दोनों सदनों में अश्रुपूरित, आंसू भरे हुए लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। या जो आतंकवादी हमला 2001 में हुआ, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कितना तहलका मचा पूरे संसद में। हमारे सुरक्षा सैनिक उसमें एक तरह से शहीद भी हुए। ये ठीक है, मुंबई में जो हुआ था आतंकवादी हमला, तो ताज होटल पर हुआ, लेकिन संसद का मतलब लोकतंत्र पर वो हमला था, वो बिल्डिंग पर हमला नहीं था। वो बिल्डिंग का ये अंतिम दिन, जिसको कहा गया कि अंतिम दिन है 17, और उसके बाद जब अगला शुरू होगा तो नए बिल्डिंग में शुरू होगा। आंसुओं की बात सदन में जो चर्चा करते समय, जब तीखी चर्चा की बात में करूँ, मुझे याद आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एक बड़ा ऐसा मैं बात कर रहा हूँ जब विरोधी पक्ष नहीं होकर कांग्रेस पक्ष ही कभी कभी आंसू की नौबत ला देता था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री, शंकर दयाल शर्मा उस समय उपराष्ट्रपति और सदन के मैंने कहते कि वही संचालित करते थे, सभापति, और दूसरी तरफ राजीव गांधी की सरकार, शिवशंकर कानून मंत्री। शंकर दयाल शर्मा के सामने वो कोई बहुत कानूनवेत्ता नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि वो वही कानूनविद रहे थे, वकील रहे थे, और इसलिए उन्होंने अपना कुछ संविधान के बारे में कुछ ऐसा रोका टोकी, और अध्यक्ष के, सभापति के एक तरह से उनके सामने ही ऐसे तर्क देने शुरू किए जो कुतर्क कहे जा सकते हैं, और ऐसा बताने की कोशिश की कि सभापति डॉक्टर शर्मा कुछ नहीं जानते हैं। इस पर सभापति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा खड़े हो गए। मैं सदन में मौजूद था, और इसलिए मैं कह सकता हूँ गैलरी में, प्रेस की गैलरी में, और मैंने देखा कि डॉक्टर शर्मा, जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय लगभग समझिए 72 से था, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। वो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे, राजीव गांधी को बनाने में इंदिरा गांधी के दाएं हाथ माने जाते थे 69 में। उनको भी आंसू आ गए, खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि अच्छा दीदी, मैं कम जानता हूँ और आप अच्छा जानते हैं, तो मैं इस कुर्सी को त्याग देता हूँ, मैं त्याग पत्र दे दूँगा। और उठ करके वो सदन से चले गए। सब लोग स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में आंसू। एक बड़ी एक तरह से हलचल, हंगामा सा हो गया। और ऐसी स्थिति जब वो अपने कक्ष में चले गए और वो नहीं आने को तैयार थे, फिर राजीव गांधी स्वयं गए, उनको मनाया, उनको आश्वासन दिया, बल्कि कहना चाहिए कि वायदा किया, और माफ़ी मांगी, क्षमा, और भी उनके साथ नेता थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे क्षण आए, और इसीलिए अब ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, उसी कांग्रेस पार्टी का जो इतना इतिहास रहा, जहाँ छोटी गलती के लिए प्राइम मिनिस्टर तक माफ़ी मांगने चले गए, वहाँ इस समय कौन राज्यसभा में है? खड़गे। आप ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका संसदीय अनुभव है, विधानसभा का ज़्यादा है, उस समय जो कर्नाटक में जो विवाद रहे उस पर भी मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन वो केंद्र में भी संसद में रहे हैं। लेकिन वो जिस ढंग से वॉकआउट, उनके साथी जिस तरह से दुर्व्यवहार करते हुए, सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जिस तरह से अवमानना करते हुए दिखाई देते हैं, कई बार बहस करते हुए दिखाई देते हैं, सदन से वॉकआउट करवा देते हैं पूरी पार्टी का या पूरे विपक्ष का। या आम आदमी पार्टी जो अन्ना और महात्मा गांधी के नाम पर आई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जिनका सस्पेंशन ही अंततः ये भी हुआ कि नहीं, उनको सदन से निकाल दिया जाए। एक एक नहीं, दो बार ऐसे अवसर आए जब उन्होंने बाकायदा टेबल पर खड़े होकर के, कभी कुछ तोड़ करके, कभी टेबल के पर्चे फेंक करके सभापति का, ये संसद की अवमानना के क्षण,
ये आंसू के क्षण। इसलिए मैं कहता हूँ कि संसद के इस भवन ने जो आंसू भी देखे, अंगारे भी देखे और अच्छी सौम्यता देखी, एक दूसरे की सराहना करते हुए देखा। जैसा मैंने कहा, प्रतिपक्ष में भी सोमनाथ चटर्जी सभापति थे, बलराम जाखड़ सभापति थे, गुरदयाल सिंह ढिल्लो थे। तो कई इस तरह के जो अलग अलग पार्टियों के नेता भी रहे जो सदन के रविरे सोशलिस्ट थे। जनता पार्टी के समय में या दूसरी सरकारों के समय में भी ऐसे सभापति रहे या सदन में जिनकी मतभिन्नता हो। ये ठीक है कि दावा यही किया जाता है कि सदन के बाहर तो कोई ऐसी घटना नहीं होती, बाहर तो बड़ा सौहार्दपूर्ण मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। उसी सदन में खाने पीने के लिए सब साथ वहाँ जो कैंटीन है या सेंट्रल हॉल, जिसको हम मिस करेंगे हम जैसे पत्रकार, चूँकि सेंट्रल हॉल ऐसी जगह थी जहाँ पर नेता, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक आया करते थे और उस समय उनसे कुछ अनौपचारिक चर्चा हो सकती थी, पार्टी के अध्यक्ष। ऐसी स्थिति में वो सेंट्रल हॉल नए भवन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन नया भव्य इमारत है। मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा कि ब्रिटिश संसद, वहाँ भी कुछ वर्ष पहले मुझे जाना हुआ था और वहाँ फैसला किया गया था कि वो ब्रिटिश संसद बहुत पुरानी हो गई ना, चलिए वो तो भारत से ही पुरानी संसद वहाँ बनी हुई है। उस समय उस संसद का सदन है, उसमें स्थान कम होने से लॉर्ड ऑफ हाउस में या इस तरह के सदन में जो है संसद के, उसमें लोग खड़े रहना पड़ता है, उनका नंबर आता है, कुछ हट जाते हैं, तब जाके दूसरा बैठ पाता है। इसलिए बिल्डिंग बनाने की बात हुई, लेकिन 10 वर्षों से बात चल रही है और मैंने पास भी हो गया, तय हो गया सरकार, लेकिन वहाँ जिस तरह की प्रक्रिया है उसमें आज तक न बिल्डिंग बनी है। हो सकता है निर्माण कार्य शुरू करने की योजना आगे चले और होगा ही निश्चित रूप से, चूँकि उत्थान की कमी है। लेकिन भारत में कोविड काल रहते हुए संसद का नया भव्य इमारत खड़ी हो गई और जिसमें अधिक संख्या में, आज जिस तरह की संख्या है 543 लोकसभा की और राज्यसभा की आप कहें कि 235, और ऐसी स्थिति में कैसे उनमें से जो नई संसद बनी है उसमें प्रावधान किया गया कि नहीं 1272, यदि लोकसभा में जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ी है, सांसदों की संख्या आने वाले वर्षों में चाहे संविधान में परिवर्तन करना हो, कानून में परिवर्तन करना हो, चुनाव आयोग की व्यवस्था देना हो, तो कुछ वर्षों बाद, चूँकि 2047 से आने वाले एक शताब्दी के लिए यदि नया बिल्डिंग बनी है भव्य, उसमें और राज्यसभा में जो संख्या सीमित है उसको 384 तक हो सकती है बढ़ करके। तो दोनों सदनों के लिए नया स्थान होगा, नई उमंग होगी, नया उत्साह होगा। उम्मीद ये करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ऐसे जो बड़े नेताओं ने जो परंपरा डाली, उन्होंने जो परंपरा कायम की, उसको आगे कैसे सुरक्षित किया जाए। बहस हो, लंबी बहस हो, अब चर्चा नहीं होती। दुर्भाग्य लगता है, इवन मेरे देखते देखे चंद्रशेखर जैसे अब अपोजिशन में बोलने वाले अब नहीं मिलते। आप देखिए अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनको वो किस तरह से सदन में अध्यक्ष के साथ व्यवहार करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ कहूँगा कि वहीं पर यदि कोई कांग्रेस का ऐसा हो, इसलिए नहीं कि उत्तर भारत, बंगाल, हिंदी या इंग्लिश की बात नहीं है, लेकिन उन बातों को प्रभावपूर्ण नई बातों को रख करके जिससे कि रह जाएं, सदन दंग रह जाए। सुषमा स्वराज, वो भी प्रतिपक्षी नेता थी, वो विदेश मंत्री बाद में बनी, कई मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी कई मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी संभाला। उनके स्पीच आज भी उठा करके आप सुन लीजिए संसद के, कितने ही ऐसे, सोमनाथ चटर्जी, वो तो कम्युनिस्ट, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक पार्टी की बात नहीं थी, अडवाणी, लालकृष्ण अडवाणी, ये लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए घंटे घंटे भर भी भाषण देते और गड़बड़ नहीं होती। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष में इस समय कम लोग रह गए हैं ज़रूर, लेकिन वैसे जो प्रखर होते थे या हमारे जैसे पत्रकार पार्लियामेंट में जो होता उस समय, आज तो सुविधा हो गई टेलीविज़न की, तब सुविधा भी नहीं थी। एजेंसी में भी आप हाथ से लिखिए, टाइप होगा, उसके बाद टेलीप्रिंटर से जाएगा, फिर कंप्यूटर आ गया। अब तो बहुत सारी सुविधाएं, सब टेक्नोलॉजिकल तकनीकी हो गई। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते सदन में? अरे इतना तो समझिए कि प्रधानमंत्री उस समय जो आते थे इसलिए आवश्यक था कि तब सदन की कार्रवाई बाहर नहीं देखी जा सकती, लेकिन वो अपने कक्ष में भी बैठे, संसद में तो पूरी कार्रवाई सुनते हैं, किस पर क्या जवाब देना है वो जानते हैं, या उनके मंत्री क्या कर रहे हैं ये भी उन्हें मालूम रहता है। तो वो है कि हम परंपरा निभाना चाहते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से कैसे दूसरे सदन का भी कोई नेता, राहुल गांधी कितनी बार नहीं रहते हैं, या सोनिया गांधी नहीं रहती है, या अधीर रंजन चौधरी ना हो, तो क्या उनको जानकारी नहीं मिल पाती है? पहले तो उसका बाकायदा वो रिकॉर्ड बनता था पत्रकारों के लिए, और ये जो हमने खुद इसकी बड़ी डिमांड की थी, तो इसके बाद हुआ यही कि संसद ने भी इसे स्वीकार किया कि पहले दूरदर्शन कुछ प्रसारित करता था कुछ घंटे, उसके बाद पूरा ही संसद का टीवी आ गया, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, दोनों आप कहीं से भी देश के नहीं दुनिया के किसी कोने में देख सकते हैं। केवल एक अपवाद है, पहले
ये कहा जाता था कि यदि इसे संसद कार्रवाई से निकाल दिया तो हम उसको अखबार में कहीं छाप नहीं सकते थे, पत्रिका में नहीं छाप सकते थे, कहीं पे भी। अब टेलीविज़न लाइव हो गया। ये मैंने कई जो सदन के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष रहे उनसे भी बात उठाया कि ये तो जब आपका लाइव हो जाता है, जब सीधे सीधे प्रसारण हो जाता है, तो उस समय कोई अमेरिका में बैठा हुआ, चीन में बैठा हुआ, जापान में बैठा हुआ रिकॉर्ड कर लेता है। ऐसी स्थिति में हम इसके बारे में क्या पुनर्विचार हो, उसको कैसे रोक तो सकते नहीं। यदि थोड़ी देर के लिए माइक भी रुक जाता है तो हल्ला मच जाता है कि हमारा माइक ठीक से काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है, और नए सदन में तो बड़ी असुविधा होगी। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये कहना चाहिए जिस समय ये विदाई हुई है, G20 देशों का जो सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन, जो ऐतिहासिक सफलता हुई, जिसके लिए इस सदन में बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। प्रधानमंत्री ने भी 1 घंटा भाषण दे करके भारत की उपलब्धियों को गिनाया उदारतापूर्वक। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनसे लेकर लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी या डॉक्टर मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल में जो अच्छे काम हुए उसकी भी प्रशंसा की। एक प्रधानमंत्री के, कोई प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं रह जाता, उसके बाद उसका कद और ऊंचा होता है। पार्टी का जब चुनाव अभियान करता है, चुनाव की बात करते हैं तो अलग बात है। इस दृष्टि से इस सदन में उसके लिए और चंद्रयान के लिए, चंद्रयान की जो सफलता अंतरिक्ष में हो रही है, भारत को और भारत के अध्यक्षता में G20 में अफ्रीकी यूनियन को सदस्य बनाए जाने के गौरव की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिस पर तालियां बजी, गड़गड़ाहट हुई। जो वर्षों का सपना था, जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि अफ्रीका एक वर्ष में संयुक्त राष्ट्र के मुकाबले में G21 में जो भारत की अध्यक्षता में हुआ है, वो एक नया इतिहास बना गया, नया अध्याय बना गया, और संसद उसका गवाह है, संसद उसका गवाह रहेगा। आने वाले समय में जो नई संसद के भवन है, जब वहाँ कार्यवाही शुरू होगी, वहाँ पर जब कामकाज हो, और चूँकि निश्चित रूप से उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है कि बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है कि 5 दिन के सत्र में हो या बाद के सत्रों में, निश्चित रूप से अभी तो सदन इसकी है और चुनाव तो अगले साल होना है। इसी स्थिति में नए बिल्डिंग से आने वाले वर्षों में 2047 में जब 100 वर्ष होंगे आज़ादी के, तब भारत एक विकसित राष्ट्र हो। सुपर पावर हम नहीं कहते, हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन विकसित राष्ट्र के रूप में आर्थिक दृष्टि से काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन और स्वाभिमान के साथ बड़े पैमाने पर यदि पूंजी आ रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, हमारे यहाँ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, हवाई मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो, और आने वाले समय में व्यापार उद्योग किस तरह से विकसित होंगे। और उसका श्रेय भी प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू रहे तब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, और उन्होंने बाकायदा जिस तरह के जल नीति को सामने रखा, उन्होंने उद्योग के व्यापार के लिए जो नीति बनाई, उस सब का आज तक पालन हो रहा है। तो जो परंपरा है उसका भी पालन हो, संस्कृति का पालन हो, आधुनिक सुविधा का, टेक्नोलॉजी का। यदि राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति हुई, तो आप यदि उस कंप्यूटर क्रांति का लाभ मिल रहा है तो उसका दुरुपयोग न हो, एक दूसरे के खिलाफ, धर्म के खिलाफ विद्वेष न हो, केवल कुछ विषयों को लेकर सदन का बहिर्गमन न हो, वॉकआउट के बजाय संसद अधिक से अधिक चले, उसकी कार्यवाही जनता की अपेक्षा हो, लोकतंत्र सुरक्षित हो। यही देश की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। एडिटर्स आई, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने और मित्रों को फॉरवर्ड करिए और आपकी राय से हमें अवगत कराइए। नमस्कार।